university that was called pre-university course. And I have still the vivid memory of how Indira Gandhi was addressing a very mammoth meeting in at Benia Bagh. You have been to Benia Bagh, bhaiya? I still remember that meeting when I was almost 15 years of age. And I remember how I could climb to something like a high place so that I can view Indira Gandhi in the Benia Park where she spoke. And the people were waiting for her for so many hours. And when she reached about 11 p.m. in the night, so मैंने खचाखच भरा हुआ था, जगह नहीं थी, और इंदिरा जी जो है 10 जी 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 हाँ। फिर 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 जयप्रकाश नारायण 1974 में राजा राम मोहन रॉय हॉस्टल में आए थे, और फिर उसी बाद में फिर हेमवती नंदन बहुगुणा जो जयप्रकाश नारायण को कैसे उन्होंने अपने पर्सनल मेमोइर्स हमसे शेयर किए कि कैसे जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मैं यूपी में आंदोलन नहीं छेड़ूंगा क्योंकि यहाँ ये बहुगुणा जो है ये मुझे मतलब एक तरह से मुग्ध कर दिया है। बहुगुणा जी ने उनको एक जिसे कहते हैं गेस्ट, स्टेट गेस्ट बना दिया। When Jayaprakash Narayan visited UP, then Bahuguna was chief minister, and contrary to the wish of Mrs. Indira Gandhi, Bahuguna ji gave him something like a designation as a state guest. So that was something like a reason for Indira getting angry with Bahuguna ji, and then Bahuguna ji was replaced, and then he was supplanted by maybe Shripati Mishra or something like that. आज की क्लास का कार्यक्रम ये है कि आज हम कल बच्चों से 90s के बारे में बातचीत किए थे कि 90s ऑफ द 20th सेंचुरी, हाउ माने भारत में कैसे हुआ 19वीं 20वीं शताब्दी का, जो हमने पहले इसके 80 के दशक के बारे में चर्चा किया था, जिस पर हेडिंग दिया कि 80 का दशक झकझोर देने वाला दशक। तो उसमें जो है वह किस तरह से जो है वह बताया मैंने, और फिर मैंने जो यह कल बहुत सी बातें बच्चों के सामने रखा, पूरे विश्व के इतिहास के संदर्भ में बताया कि कैसे पूरे विश्व का इतिहास एक डिवाइडिंग लाइन के रूप में बताया कि जैसे इतिहास में अगर कोई विभाजन रेखा खींचे तो 1991 is a dividing line for the world history and also for the history of India. There was something like a change in the paradigm of development. विकास के सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मनमोहन इकोनॉमिक्स बनाम जवाहरलाल इकोनॉमिक्स। तो आज जो विद्यार्थी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो बड़े ही समझदार हैं लेकिन अक्सर मौन धारण करते हैं ज्ञानियों की तरफ से, ज्ञानी लोग वो होते हैं जिनके बारे में गीता शास्त्र में कहा है कि ज्ञानी मौन हो जाता है, मौनी बाबा होता है। तो हमारे जो ये बच्चे मौनी बाबा हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि कल के जो हमारे व्याख्यान थे उस पर अगर कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप पूछें, या ये स्वागत है आपका। कल मैंने कहा भी था कि आज जो है थोड़े क्वेश्चन आंसर होंगे, लेकिन कई बार क्या है कि ये बच्चे कोई बताया ना कि शिक्षा सस्ती पा रहे हैं, तो सस्ती शिक्षा का महत्व तो नहीं है इनको कोई। यही प्राइवेट यूनिवर्सिटी में महंगी फीस दे करके पढ़ते होते तो शायद हो सकता है क्लास का महत्व होता है इनको, और उसमें प्रश्न उत्तर में भी भाग लेते हैं। ये एकदम चुपचाप बैठे रहते हैं ये बच्चे, या तो हो सकता ऑन करके कहीं खेल कूद रहे हों, कोई और चीज कर रहे हों।
बताइए, आप लोगों को इतना कल आप लोगों के सामने रखा गया, 90 के दशक के बारे में चर्चा हुई, तो क्या आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं बन रहा है? हेलो सर। हाँ, सर मेरा प्रश्न यह है कि 1991 के बाद से देखते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन सर इसमें जी। कुछ डिफरेंस नजर यह आता है कि इंडिया में सर्विस सेक्टर का ज्यादा विकास होता है और चाइना में सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। तो सर ऐसा क्यों होता है? सर्विस सेक्टर का इंडिया में ज्यादा विकास होता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास नहीं होता है। ये आपका सोचना हमारे समझ से किस किस किताब से या किस तथ्य से, कहां से बोल रहे हैं ये बात? आपका बेस क्या है इस बात को कहने का कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ती है, सर्विस सेक्टर बढ़ता है? क्या है आपका आधार, क्या है? क्या प्लानिंग कमीशन का, या इंडिया के रेफरेंस जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इंडिया 1991, इंडिया 1992, इंडिया 1993, कोई रेफरेंस पढ़े हैं, या बस ऐसे ही आपने सोचा कि चलिए एक तो प्रश्न पूछना है तो ऐसे घुमा करके प्रश्न पूछ दिया जाए? कैसे आप ये कह रहे हैं कि भारत में सर्विस सेक्टर जो है बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ता है 1991 के बाद? तमाम प्राइवेट सेक्टर के लोग फॉरेन कैपिटल के साथ कोलैबोरेट करके बहुत से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाते हैं वे लोग, और पहले की तुलना में वो लोग अधिक जो है वो आपके पास यूनिट्स आती हैं, बैंक वगैरह का लिबरलाइजेशन होता है, सर्विस सेक्टर वगैरह भी बढ़ते हैं, ये बात जरूर है। और फिर उसी दौर में इवन सर्विस पर टैक्स जो दिया जाए, जैसे पहले इनकम टैक्स दिया जाता था, 1991 के बाद जरूर ये एक नई बात उभर करके आई कि सर्विस टैक्स की भी बात आई, जैसे आजकल सर्विस टैक्स है। तो ये आपका कहना सही है कि सर्विस को भी एक टैक्सेबल कमोडिटी के रूप में रखा गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कम हुई ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी बात को मैं इस तरह से कहना चाहूंगा कि भारत में सर्विस सेक्टर का जरूर बहुत विस्तार हुआ। जो हमारे यहाँ तमाम एक्सपर्ट्स थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और विभिन्न प्रकार के इंजीनियर जो हैं, या आपके मेडिकल एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, या इवन कॉमर्शियल एक्सपर्ट्स हैं, इन लोगों के जो सर्विस, जैसे वकील है, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वकील लोग हैं, तो बहुत से सर्विस प्रोवाइडर्स तमाम, आप ये बात जरूर कह सकते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अस्तित्व में आते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आने लगती हैं, और वो भी उनके भी सर्विस को अगर एक सर्विस सेक्टर के तहत देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर बढ़ता है। अब आप चाइना से जब आप तुलना करेंगे कि चाइना में क्या सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन आगे बढ़ रहा है, तो ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, इसको थोड़ा देखने की जरूरत है कि चाइना ने अपने देश में सर्विस सेक्टर को बहुत डेवलप किया। अगर नहीं डेवलप करते अपने सर्विस सेक्टर को, तो वो तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनियां चाइना ने खुद अपने देश में बनाई, जो पूरे विश्व की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को उन्होंने अपने देश में इनवाइट किया, जैसे अमेजॉन है। यही अमेजॉन चाइना में जब आई तो चाइना में जैसे खुजली नहीं होने लगी लोगों को। चाइना में जैसे हमारे देश में जब अमेजॉन और बड़ी बड़ी कंपनियां जब आने लगी तो जैसे लगा कि कोई खुजली करने वाली चीज देह पर गिर गई हो लोगों के। तमाम लोग जो है अपना गाल बजाने लगे, आएगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो ये परेशानी होगी, तो तमाम छोटे मैन्युफैक्चरर्स मर जाएंगे। चाइना में नहीं हुआ। अब आज तो अमेजॉन आई गई है, आप देखिए अमेजॉन किस तरह से हर चीज में घुसी हुई कंपनी अमेरिका की है, हर प्रकार का सर्विस जो है आपको प्रोवाइड कर रही है, सस्ते से सस्ता सामान आपके घर में ला रही है। अमेजॉन के टक्कर की आपके भारतवर्ष में जैसे वो कंपनी एक है, दो इंजीनियरों ने उसको पैदा किया, कि नाम बेंगलोर की कंपनी है, लेकिन है सब नॉर्थ इंडिया, बिहार वगैरह के वो बच्चे हैं, जो किताब वगैरह सप्लाई करती है। भैया क्या नाम है कंपनी का? जो साउथ इंडिया की कंपनी है, बहुत अच्छी सप्लाई करती है। अभी बाद में लगा कि उसको किसी ने खरीद लिया, अमेजॉन ने या किसी ने खरीदा, तो बहुत सी किताबें वगैरह सब तमाम देती रही। तो इस तरह से आप लोग तो हमारी कुछ मदद भी नहीं कर पा रहे हैं कि नाम बता पाए। बताइए कहाँ कहाँ से किताबें वगैरह खरीदते हैं इंटरनेट से? सर फ्लिपकार्ट। हाँ, फ्लिपकार्ट मैं कह रहा था, ठीक। अब फ्लिपकार्ट देखिए एक लोकल कंपनी भारत की थी,
बिहार के या यूपी के ऐसे बच्चे थे, उन लोगों ने मिल करके बहुत बड़ी कंपनी बनाया। बीच में शायद उसको किसी विदेश की कंपनी ने कई करोड़ रुपया देकर खरीद लिया। तो लेकिन अगर आप चाइना से जब तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि चाइना में जो उनकी मल्टीनेशनल कंपनियां खुद की बनी, वो कमजोर नहीं बनी। वो अमेजॉन को और तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनियां, उनसे कहीं कि आप आइए हमारे यहाँ व्यापार करिए। अच्छा, आप कहेंगे कि आपको कैसे पता है ये बात? मैं बता रहा हूं, मेरे यहाँ एक चाइना का लड़का जो है, एक 20-21 साल का लड़का मेरे साथ करीब साल भर मेरे इंटरेक्शन में था वो अमेरिकन, लेकिन था वो शंघाई का रहने वाला और मैथमेटिक्स का विद्वान था। उसने हमको बताया कि सर, हम लोगों के देश में किस तरह से विदेश की जब कंपनियां आई तो हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, हमारे देश में उनका स्वागत किया गया। तमाम अब जैसे आपके देश में कोई बनारस में अभी एक कंपनी है जो विजया सिनेमा के बगल में उनका ऑफिस है, आत्माराम। ये आत्माराम बार बार दिखा रहा है, आत्माराम आया आत्माराम गया। हॉस्टल में है, सुविधा है, तब भी इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं सब। तो आप देखेंगे कि किस तरह से तमाम जो यहाँ कंपनियां बन करके जनता को सस्ते दाम में और अच्छी सब्जी देने का प्रयास किए। जैसे आपके रांची में रिलायंस के लोगों ने सब्जी का दुकान खोला, अब ले करके पत्थर उनका पूरा दुकानों में तोड़ डाले। मैं बेंगलोर गया हुआ था, वहां के मल्टीफ्लेक्स में या जो भी कहिए, उसमें देखा कि तमाम चीजें जो है सब्जी के और फल बिक रहे थे और बहुत सस्ते बिक रहे थे और बहुत ही सस्ते और सजाए हुए बिक रहे थे। कॉमरेड शशि, कहाँ हो तुम? बार बार आ रहे हो, जा रहे हो। सस्ती शिक्षा का महत्व नहीं समझ पा रहे हो तुम। तो मेरा ये कहना है कि किस तरह से भारतवर्ष में एक इस तरह से जो वातावरण बनता है कि इसमें सर्विस सेक्टर का भी बहुत तगड़ा इन्हांस होता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी इन्हांस होता है। तो और कोई सवाल पूछिए बच्चे लोग। सर, हमें लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पूछना था, तो हम पूछें? पूछिए, बहुत स्वागत है। सर, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है कि इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री जी को मरवा दिया। तो सर, इस चीज पे मैं काफी अनक्लियर हूँ। सर, प्लीज क्लियर करें कि मरवाया या कहाँ की रहने सब। वाली हैं आप? कहाँ की रहने वाली हैं? क्या पूरा नाम बताइए? सर, पंखुड़ी कुमारी। पंखुड़ी कुमारी। हम तो जानते हैं आपको पंखुड़ी, आपके पिताजी हाँ अरुणाचल प्रदेश सर। में अध्यापक हैं। जी जी। हाँ सर। ये कहाँ से आपको आ गया है? अरे, सर, लाल बहादुर शास्त्री जी बेचारे गए थे वहां पर और उनका देहांत हो गया, जिसको कि उसमें अयूब खान थे, उन्होंने उनके पाकिस्तान के जनरल थे। 65 की लड़ाई के बाद उन दोनों के बीच में संधि के लिए ताशकंद बुलाया गया। अब उसमें वो बीमार पड़ गए तो उसमें इंदिरा गांधी ने उनको मरवाया। जैसे गांव में पड़ोस में तमाम लोग बहुत सी छोटी छोटी बातें करते रहते हैं, वो फलाने की लड़की है, पता नहीं किसके साथ घूमती है, क्या चरित्र है उसका, कहते हैं लोग। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री को इंदिरा गांधी ने मरवा दिया। एकदम निहायत ही बेवकूफीपूर्ण बात है कि लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं, ये चर्चा लोग उठाते हैं। वो तब चर्चा उठाते हैं जब देखते हैं कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती है और प्राइम मिनिस्टर होकर के इतनी पॉपुलर होती है, धीरे 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 पॉपुलर होकर के फिर इमरजेंसी लगा देती है। तो बड़ा लोग उससे चिढ़ते हैं, इंदिरा गांधी से। और अगर कोई किसी से चिढ़ता है तो इस तरह की बातें जो है वो बोल देता है। ये बच्चे लोग जो लेट आ रहे हैं, 11:22 पर कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों को मैं सोच रहा हूं कि कैसे ठीक किया जाए, तमीज दिखाया जाए। लेट ना कोई ज्वाइन करे, 11:15 के बाद या 11:10 के बाद कोई ज्वाइन ना करे, क्लास में बैठा रहे। ये पूरा मेरा लेक्चर जो है यूट्यूब पर जाएगा, उसको देख लेगा। 11:10-12 के बाद कोई ज्वाइन ना करे। सब बच्चों को ये नोटिस दी जा रही है। जहां बैठे हैं आराम से बैठ के सुनिए। 11:22 जैसे लग रहा है कि क्लास नहीं, कोई बाथरूम आप कंसल्ट करने आ रहे हैं। तो
मैं ये कह रहा था कि ये लाल बहादुर शास्त्री वाली जो बात है, पंकुरी, तुम बनारस में रह रही हो, तुम रामनगर गई कभी एक को बार बताओ? जी सर, गई हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी के घर में गई हो, जो उनका घर है वहां? नहीं सर। वही रामनगर में जहां बहुत अच्छी लस्सी की दुकान है, उसी से बगल में बाएं तरफ अंदर जाओगी तो लाल बहादुर शास्त्री का बचपन जिस घर में बीता था, उस घर को उत्तर प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है उसको बड़ा अच्छे से बनाया है। मैं कई बार गया हूं वहां पर, लाल बहादुर शास्त्री जी और विभिन्न मसलों पर मेरा लेक्चर भी हुआ है। तो आप लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और भी डिटेल जानिए कि कैसे जो है वो काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी थे, कैसे एक गरीब घर के बच्चे थे, और उस दौर में कांग्रेस पार्टी वगैरह में लाल बहादुर शास्त्री एक साधारण परिवार का बच्चा भी प्रधानमंत्री हो सकता था। और न केवल प्रधानमंत्री हुए बल्कि उन्होंने किस तरह से उस दौर में पूरे देश की जनता को जय जवान जय किसान करके, और 65 के युद्ध के समय में, मुझे आज भी 65 के युद्ध का भी मुझे याद है कि कैसे मैं कक्षा 6 में पढ़ता था उस समय, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये हुआ कि भाई एक मीटिंग, भोजन किया जाए और खाने बचाए जाए। और उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी को पैसे की बड़ी जरूरत थी, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो सेना के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उस समय निजाम हैदराबाद से उन्होंने पैसे के लिए कहा, तो निजाम हैदराबाद ने उन्हें कुछ टन सोना दिया। ये आप लोगों को पता नहीं होगा, किसी पुस्तक में मिलेगा तो देखिएगा। निजाम हैदराबाद जिनके राज्य का विलय किया गया, जब आप राज्यों का विलय पढ़ते हैं तो निजाम हैदराबाद और जूनागढ़ और कश्मीर का सवाल उठाते हैं। तो निजाम हैदराबाद का वो पूरा राज्य भारत के साथ विलय कर गया, लेकिन उनकी जो पर्सनल क्षेत्र थे वो उनको दिए गए। उनके जो पूर्वजों से उनके पास जो संपत्तियां थी, आप लोगों को पता ही होगा कि निजाम जो है आर्मी चीफ को कहा जाता था मुगल एम्पायर के, तो उसी वंश के थे। तो कुछ टन सोना उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को भेजा, और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि जिस बक्से में लकड़ी के बंद करके सोना जा रहा है वो बक्सा मुझे लौटा दीजिएगा। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से वो बक्सा लौटाएगा। तो आपने जो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में सवाल पूछा, उस पर हमारा यही कहना है कि ऐसे कोई प्रमाणित बात नहीं है। अब कोई किसी पर कुछ भी आरोप लगा दे, यहाँ तक लोग बड़ी फालतू फालतू बातें करते हैं जो कि मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता, कि जवाहरलाल नेहरू मुसलमान थे और जवाहरलाल की बेटी इंदिरा गांधी मुसलमान थी। कैसे बातें करते हैं? तो बहरहाल पांकुरी, आपने ये बात पूछा, यही आपके दिमाग में आया, और कोई बात नहीं आई पूछने के लिए, तो ठीक बात है, धीरे धीरे आप सीखेंगे आप लोग। और कोई सवाल पूछिए। 1990 के दशक में आपके नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, या उसके पहले देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, पोखरन, पूरी स्ट्रक्चरल चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी, और फिर से एक नया मनमोहन इकोनॉमिक्स, फिर भ्रष्टाचार का मामला, पार्लियामेंट में किस तरह से पैसे के आधार पर, घूस के आधार पर सरकार बन करके चली, इसके बारे में मैंने क्लास में आप लोगों से चर्चा किया था कि 1991 से 96 तक की जो सरकार थी नरसिम्हा राव की, वो घूस पर आधारित, घूस दे करके। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभी वो व्यक्ति जिंदा है, बाबा जी, क्या नाम है, दाढ़ी वाले बाबा हैं, शिबू सोरेन उनको कहते हैं, जिनका लड़का मुख्यमंत्री रहा। और क्या क्या सर, शिबू सोरेन ने स्वीकार भी किया कि जो पैसा उनको घूस दिया गया था वो बैंक के अकाउंट में डाल दिए थे। और उसी दौर में एक मेंबर पार्लियामेंट यही बनारस के थे, मेरे साथ ट्रेन में आ रहे थे, विजय सोनकर शास्त्री के भाई जो है राजनाथ सोनकर शास्त्री थे, अजीत सिंह के पार्टी के थे, अजीत सिंह जिनका लड़का अभी चुनाव लड़ रहा है। तो उन्होंने हमको बताया कि हमको पैसे दिए गए नरसिम्हा राव के सपोर्ट करने के लिए। और एक दिन पार्लियामेंट में मैं घूम रहा था तो नरसिम्हा राव ने बुलाया और कहा, राजनाथ सुनो इधर आओ, तुमको पैसा हमने भिजवाया था, मिला कि नहीं? तो राजनाथ ने बताया कि हमने कहा नहीं बाबूजी, हमको पैसा तो नहीं मिला। तो उन्होंने कहा मैंने 3 लाख रुपया भिजवाया था। तो
राजनाथ सोनकर शास्त्री ने कहा कि हमको अजीत सिंह ने 3 लाख रुपया दिया जरूर, लेकिन ये कह करके दिया कि तुम कर्जा ले लो, ये कर्ज में ले लो, कोई जरूरत होगी तुम्हारे घर में, बाद में इसे मुझे लौटा देना। तो नरसिम्हा राव ने कहा कि तुम 3 लाख लो, और फिर उनको पेट्रोल पंप दिया नरसिम्हा राव ने। और राजनाथ सोनकर शास्त्री जो है वो बड़े ही एक खटिक बिरादरी कहते हैं, खटिक बिरादरी के थे, मेंबर पार्लियामेंट थे सैदपुर कांस से। सैदपुर गाजीपुर में एक क्षेत्र था एक जमाने में, अच्छे व्यक्ति थे। और उनके भाई विजय सोनकर शास्त्री इसमें भाजपा के महामंत्री भी हैं और चुनाव वगैरह भी लड़ने की कोशिश करते हैं, और शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। तो बहरहाल मतलब मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से भ्रष्टाचार के गर्भ से ये पूरा का पूरा 90 का दशक अति भ्रष्टाचार का दशक रहा, बड़े खुलेआम ढंग से भ्रष्टाचार रहा। और किस तरह से भारत में ऐसी कंपनियां आई बाहर की, इसके बारे में एक एनरॉन नामक कंपनी आई, अमेरिका की कंपनी एनरॉन। आप लोगों ने नाम सुना एनरॉन कंपनी का? नहीं सुना होगा। ENRON अमेरिका की कंपनी थी। आप लोगों ने रेलवे पढ़ते समय सॉवरेन गारंटी शब्द सुना होगा कि किस तरह से भारत सरकार उस समय की एनरॉन कंपनी को एक दाभोल प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र में लगाया गया, बिजली का प्रोजेक्ट लगाने के लिए आई, जिस पर कि सॉवरेन गारंटी, अगर मैं सही कह रहा हूं तो 10% उसको दिया गया। मतलब वो पैसा लगा रहे हो, अगर लाभ नहीं मिलेगा तो 10% भारत सरकार तुमको देगी। जबकि अंग्रेजी राज्य के जमाने में जब भारतवर्ष में जब रेलवे बिछाई जा रही थी तो उन कंपनियों को सॉवरेन गारंटी 5% दिया गया था, और 10% के सॉवरेन गारंटी के साथ बाद में पता लगा कि एनरॉन कंपनी एक फर्जी कंपनी थी। और जब भी कोई फर्जी कंपनी भारतवर्ष में आती है, तमाम बड़े बड़े नेताओं को पैसा दे करके अपने काम कराती है। यही चलता है दिल्ली में। तो एक तो एनरॉन कंपनी का भ्रष्टाचार के बारे में हमने आपको इशारा किया, और इस तरह से फिर किस तरह से देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल का जो कार्यकाल है उसको भी थोड़ा आप लोग देखिएगा कि बड़ी राजनीति, बड़ी ही फ्लूइड राजनीति, केंद्र में की जो सरकार थी बड़ी कमजोर थी। कमजोर सरकार केंद्र में होती है तो किस तरह की दिक्कतें देश के सामने आ सकती, किस तरह से यही पीरियड है जिसमें आप कह सकते हैं भारत में उत्तर प्रदेश में एक नए प्रकार की राजनीति भी उभर के आती है। एक दलित वर्ग की बेटी जो है मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई में आगे बढ़ती है और मुख्यमंत्री बनती है, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। बैलेट बॉक्स के माध्यम से किस तरह से भारत में एक चुपचाप की क्रांति होती है। चुपचाप की क्रांति मतलब एक ऐसी क्रांति जिसमें कोई तलवारबाजी से नहीं सरकार बदली जाए, बैलेट बॉक्स के माध्यम से बदला जाए। इसी दौर में आप बिहार का और तमाम प्रांतों का अगर आप सर्वेक्षण करेंगे, कैसे कैसे मुख्यमंत्री आते हैं, किस तरह की राजनीति होती है, और इसी 90 के दशक में किस तरह से कश्मीर की समस्या का क्या उभार आता है। ये 90 का दशक बड़ा महत्वपूर्ण है कश्मीर को लेकर के। किस तरह से जो है 90 के दशक के अंत तक पहुंचते पहुंचते कैसे श्रीनगर की जो तमाम मस्जिदें हैं उसमें से एक दिन भाषण होने लगा कि जितने भी हिंदू पंडित लोग हैं वो भाग जाएं, अपनी औरतों को छोड़ करके भाग जाएं यहाँ से, और अगर वो यहाँ रहेंगे तो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लें, नहीं तो उन सभी लोगों को मार दिया जाएगा। ऐसे वातावरण में मैं फिर से, हो सकता है ये टाइम आउट हो तो मैं जूम फिर से ज्वाइन करूंगा। तो ऐसे वातावरण में 90 का दशक एक खास किस्म का ऐसे वातावरण को लिया हुआ है कि जिसमें भारत, जैसे लगता था कि भारत का जो कॉन्सेप्ट है, जो भारत है, वो बचेगा कि नहीं बचेगा। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को राम मंदिर के ऊपर चर्चा किया, 92 के 6 दिसंबर की चर्चा किया, 93 के सीरियल ब्लास्ट की चर्चा किया, कल मैंने दाऊद इब्राहिम की चर्चा किया। किस तरह से एक नए प्रकार की एक ग्रामर भारतवर्ष में पैदा हुआ, राजनीति का नया ग्रामर। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, ये नारा आपको आजादी की लड़ाई के दौर में कहीं नहीं दिखाई देता है।
80 के दशक में दिखाई देता, फिर 90 के दशक में बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद किस तरह का वातावरण बनता है, कैसे वो तमाम लोग उस टूटने में जो लोग वहां मौजूद थे वो लोग गांधी जी की तरह से नहीं खड़े होकर कहे कि हाँ हमने तोड़ा है इसको। हम नहीं थे वहां, बस खड़े थे, पता नहीं कैसे टूट गई। बाल ठाकरे से लेकर के प्रज्ञा भारती तक किसी ने नहीं कहा, सभी लोग सीबीआई कोर्ट में जो आरोपित किए गए। तो ये एक देश में एक बड़े ही, जिसे कहा जाए कि एक बौनेपन की राजनीति जो है 90 के दशक में विटनेस होती है, बहुत बड़ा बौनापन। और इसी बौनेपन में जो आजादी की लड़ाई के दौर में सौमनस्यता की पूंजी जो कमाया था भारत ने, आजादी के बाद भी सौमनस्यता, आपस में सौहार्द के साथ रहने का जो एक पूंजी थी भारतवर्ष में, कि भाई आप विभिन्न जातियों के, विभिन्न भाषाओं के आप लोग हैं, विभिन्न इलाके के हैं, लेकिन आप भारत के हैं, आपके अंदर डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी आप भारत के हैं, आपको एकोमोडेट किया गया उन डिफरेंसेस के साथ, आप उसमें सहमत हैं और खुश हैं। लेकिन एक बहुत गंभीर किस्म से घृणा के राजनीति को भारत के राजनीति में जैसे कोई इंजेक्शन दे दे, जहर का इंजेक्शन दे, 92 को एक भारत की राजनीति में जहर के इंजेक्शन के रूप में देख सकते हैं। एक सांप्रदायिक विद्वेष और घोल का वातावरण पैदा होता है, जिसकी पृष्ठभूमि 80 के दशक में रखी जाती है। बाबरी मस्जिद का ताला खोला जाना, राजीव गांधी का उसमें हस्तक्षेप करना, पूरे एशिया की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी का जो नेता है वो अपने पूरे सेकुलरिज्म को भूल करके 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में जाकर के 89 का चुनाव प्रचार करता है, कहता है कि शिलान्यास यहीं पर होगा, शिलान्यास हम यहाँ कराएंगे। वो शिलान्यास जो जवाहरलाल नेहरू ने उस ताले को बंद कर दिया था, पटेल ने उसको खुलवा करके कह रहा हम शिलान्यास कराएंगे। क्योंकि शिलान्यास और इन सब की पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, इसलिए 1989 के चुनाव में राजीव गांधी हारते हैं, क्योंकि वो अपने मेन पोजीशन से हटते हैं। और उसके बाद उन्हीं के पार्टी का विश्वनाथ प्रताप आते हैं। विश्वनाथ प्रताप के बारे में मैंने चर्चा की, किस तरह से मंडल कमीशन को लागू करते हैं। एक बड़े अल्पमत की सरकार होती है उनकी, और मंडल कमीशन के मानने से सोचते हैं कि सब जितने मंडलवादी लोग हैं वो सब उनको कंधे पर उठा के जीवन भर जो जय जयकार करेंगे। हमको तो नहीं लगता कोई मंडल से जो लोग लाभ पाए होंगे विश्वनाथ प्रताप को जय जयकार करते होंगे, या कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं, खराब नहीं है। और उसी में जो है फिर उनकी सरकार जाती, फिर आपके चंद्रशेखर जी आते हैं। चंद्रशेखर को राजीव गांधी सपोर्ट करते हैं फिर, लेकिन उनको भी जैसे चौधरी चरण सिंह को पार्लियामेंट फेस करना पड़ा था, तो किस तरह से इंदिरा जी का लड़का विड्रॉ कर लिया, कहा नहीं हम उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। और इसी दौर में राजीव गांधी की हत्या होती है। और फिर राजनीति, राजीव गांधी की हत्या से जो वातावरण पैदा होता है, उस वातावरण से कांग्रेस को एक लीज ऑफ लाइफ मिलती है, जीवन मिल जाता है। अब कोई ये सवाल उठा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को फिर 2004 में कैसे जीवन मिलता है, कि 2004 से 2010 तक आती है, तो उस पर आप लोग सोचिएगा। तो मैं बहरहाल ये कह रहा था कि अगर आपके पास और भी कोई सवाल, इतनी बातें मेरे करने के बाद फिर पुनः कोई सवाल बन रहा है मन में, तो आप कोई सवाल पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछिए। हमें लगता है कि कोई सवाल किसी के मन में बन भी रहा होगा, तो चूंकि इस तरह का कल्चर डेवलप नहीं हुआ कि सवाल पूछेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा। विष्णुदेव मिश्रा, विवेक, क्या नाम है इसका, शिशिर नहीं, ये तो है सौरभ सिंह, रवि प्रताप यादव, राकेश प्रजापति, पिंकी, अंकुरित निशांत कुमार सिंह, नरोत्तम, ज्योति कुमारी, हिमांशु दीप, हर्ष मिश्रा, कामरेज शशि, चंदन कुमारी, भूरा राम बिश्नोई,
आदर्श कुमार वर्मा, आकांक्षा कुमारी, यस सर। आप लोगों के मन में कोई सवाल नहीं आ रहा है? इतना आपको हमने 90 के दशक के बारे में या 80 के दशक से लेकर के या भारत के स्वतंत्रता के इतिहास के संदर्भ में आपसे चर्चा किया, कोई प्रश्न आपको नहीं बन पा रहा है? बताइए। सर जैसे कल सांप्रदायिकता के बारे में कहा गया कि शशि ने पूछा था सवाल सर, तो सांप्रदायिकता में सर 1947 से लेके 90 के दशक तक क्या बदलाव आए? और सर आपने कश्मीर समस्या का भी जिक्र किया, तो उसमें सर वो कश्मीरी पंडितों की जो शरणार्थी बनना पड़ा, वो क्या समस्या है और कब से सर शुरू हुई? अपना नाम बताइए, अपनी पहचान बताइए, अपना लोकेशन बताइए, कहाँ बैठे हैं इस समय? सर बुराराम बिश्नोई, बीकानेर। बीकानेर से, ठीक बात है। मैं तो आपको जानता ही यस। हूँ, बुराराम बिश्नोई को। तो इसमें सांप्रदायिकता जो है एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण बात है भारत के लिए। सांप्रदायिकता बनाम राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद अगर सबको समावेश करने वाली विचारधारा है, सबको जोड़ने वाली विचारधारा है, तो सांप्रदायिकता एक संकीर्णता की विचारधारा है। जिस परिप्रेक्ष्य से भारत की आजादी होती है, एक खास किस्म के सांप्रदायिक धर्मवाद को आप कह सकते हैं, भारत के विभाजन के लिए बैकग्राउंड में सांप्रदायिक धर्मवाद को आप कह सकते हैं। और यह सांप्रदायिक धर्मवाद की विचारधारा जो है वो हिंदू मुसलमान दोनों में कुछ न कुछ दिखाई देती है। जैसे मुसलमान लोगों में सांप्रदायिक धर्मवाद की विचारधारा का जनक और उसको आगे ले जाने वाले जिन्ना है, तो भारत में सांप्रदायिक हिंदुओं के बीच में जो सांप्रदायिक धर्मवाद चलाते हैं वो वीर सावरकर जिन्हें कहते हैं, वो रहते हैं, जो काले पानी की सजा, आजीवन कारावास, दो आजीवन कारावास पाते हैं। तो और उनके बारे में डिटेल हमने कई बार बताया कैसे वो माफी मांग करके बाहर आते हैं 2023 में जेल से, और अंग्रेजों से कहते हैं कि आप हमें लगातार जो है, हम आपके साथ स्वामी भक्ति रखते हैं। अंग्रेज उन पर विश्वास नहीं करते हैं और उनके जहाँ के रहने वाले हैं, रत्नागिरी नामक जिले के रहने वाले थे, वहां पर कहे यही रहो, और अगर कहीं भी बाहर निकलना होगा तो पुलिस थाने को सूचित करके निकलना। 1939 के सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय उनको थोड़ा मुक्ति दी गई और हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष नियुक्त किए गए, और उसके बाद फिर ऑल इंडिया भ्रमण किए। अंग्रेजों को कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौर में विरोध किया, जो 37 से 39 की कांग्रेस पार्टी थी, जो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरे भारत को जोड़ दिए हो, तो उसने जो इस्तीफा दे दिया प्रांतों से, तो उसमें बैलेंस करने के लिए उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो ताकतों को अपने साथ खड़ा किया, एक मुस्लिम लीग को और एक हिंदू महासभा को। ये दोनों, लेकिन इतना होता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सावरकर ने बड़ी खराब बातें देश के लिए कहा, मुसलमानों के लिए खराब बातें कहा, इनको भारत का नागरिक ही न बनाया जाए। और गांधी पर उन्होंने बहुत तगड़ा अटैक किया, गांधी तुष्टीकरण कर रहे हैं, और उसी का परिणाम था कि उनका चेला, जिसको बहुत महिमा मंडित कुछ लोग करते हैं, एक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री है भोपाल की, वो महिमा मंडित करती है गोडसे को, वो गांधी की हत्या करता है। हमने आपको बताया कि किस तरह से जो सांप्रदायिकता है वो स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जैसे कोई कंपटीशन कर रही हो। सांप्रदायिकता की विचारधारा समावेशी राष्ट्रवाद की विचारधारा से कंपटीशन कर रही थी, प्रतिस्पर्धा कर रही थी। और सांप्रदायिकता मुख्यतः दो प्रकार की दिखती है, और भी प्रकार की रही होगी, हिंदू प्रकार की सांप्रदायिकता और इस्लामिक सांप्रदायिकता, दोनों एक दूसरे के लिए खाद का काम करती हैं। अरे वो हिंदू लोग तो ये कर रहे हैं, तो हिंदू लोग का मुसलमान ये कर रहे हैं। और आजादी के तुरंत बाद, विभाजन के बाद जिस तरह का वातावरण पैदा होता है देश में, विभाजन होता है, रिफ्यूजी समस्या आती है, इतने करोड़ों की संख्या में पाकिस्तान से हिंदू और हिंदुस्तान से मुसलमान वहां जाते हैं, बहुत सी हत्याएं होती हैं,
ये पूरा का पूरा एक सांप्रदायिक वातावरण होता है। गांधी जी उस समय नोआखाली जो बांग्लादेश में, वहां जाकर के शांति स्थापना करने की कोशिश करते हैं अकेले। इधर जवाहर और पटेल अपनी सरकार चलाते हैं। ऐसे सब पूरे परिप्रेक्ष्य से बहरहाल हिंदुस्तान आजाद हो जाता है। तो एक लंबे समय तक जो सांप्रदायिक बातें 92 के बाद से दिखाई दे रही हैं, अगस्त के बाद से, या जो 80 के दशक में जिस तरह के सांप्रदायिक वातावरण क्रिएट किया जाता है, वो आप कह सकते हैं कि 1947 से लेकर 1980 के दशक तक है। सांप्रदायिक दंगे होते हैं जगह जगह, लेकिन उस स्केल पर, उस पूरी प्लानिंग के साथ, उस योजना से नहीं दिखाई देते हैं। जिस योजना से हम देखते हैं कि 92 के बाद जैसे लगता है कि ऐसी सी राजनीतिक दल ही उभर करके आ रहे हैं देश में, जिनका के आइडियोलॉजी ही छुप करके सांप्रदायिकता है। एक विशेष किस्म के राष्ट्रवाद की व्याख्या करते हैं, हिंदुत्व शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंदुत्व शब्द कोई बुरा नहीं है, लेकिन एक खास ढंग से उसका प्रयोग करके और उस हिंदुत्व की व्याख्या करने में सावरकर की व्याख्या को महत्व देना, घुमा फिरा करके। उसी तरह से इंटरनेशनल जो ISIS है, जो कि कभी टर्की के गौरव से, कि टर्की के लोग जो है वो ऑटोमन एम्पायर बनाए थे, तो पूरे विश्व में हमें इस्लाम का एम्पायर बनाना है, उस तरह की विचारधारा से अनुप्राणित होकर के एक विश्व इस्लामवाद उभर करके आता है, जिससे इस्लाम देश के ही लोग बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। सीरिया वगैरह के लोग प्रभावित, सब बच्चे वहां के भाग करके यूरोप में जाते हैं, घर घर जाकर गुलामी करते हैं। तो इस तरह का जो ये सांप्रदायिकता का वातावरण है, ये भारत के आजादी के बाद तो नहीं, लेकिन ये जरूर है कि आप कह सकते हैं कि 90 के दशक को, जैसे मैंने पहले के क्लास में कहा, एक खास प्रकार के फंडामेंटलिज्म का राइज होता है पूरे विश्व में। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और विभिन्न स्थानों पर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म भी कह सकते हैं। जैसे बुश आगे चल करके जब बोलता है, खासतौर से 9/11 के संदर्भ में, जूनियर बुश, कि अब क्रूसेड होगा। क्रूसेड माने धर्मयुद्ध। वो जो लैंग्वेज है, जो ग्रामर है, वो कैसे बदल रही है। फिर किस तरह से किताबें आती हैं 90 के दशक में, जिस पर हमने चर्चा किया था, सैमुअल हंटिंगटन की किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष। तो ये एक पूरे विश्व में एक ऐसी घटना होती है, खासतौर से अफगानिस्तान में जिस प्रकार का एडवेंचर उस समय का सोवियत यूनियन करता है, उस एडवेंचर को, वहां के राजा को हटा करके वहां कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित करता है, और इस पूरी प्रक्रिया में सोवियत यूनियन को बुरी तरह से परास्त होना पड़ता है। उसमें उनके दो राष्ट्राध्यक्ष, एक तो ब्रेजनेव और 2 और लोग होते हैं, वो सब उसमें ध्वस्त होते हैं, और 84-85 तक आकर के उनके देश में एक नया व्यक्ति उभर करके आता है, गोर्बाचोव, जिसे आप लोग कहते हैं गोर्बाचोव, जो खास किस्म के, आप लोग को पता है कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त का सिद्धांत लगाता है अपने देश में, और उस पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्त से पूरा का पूरा सोवियत सिस्टम, पूरा कम्युनिस्ट सिस्टम, वार्सा पैक्ट सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और वो एक अलग प्रघटना होती है जिसमें कि अमेरिका एक खास किस्म से फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देता है। जो तमाम मुजाहिदीन हैं आपके अफगानिस्तान के, उनको बड़े आर्म्स देता है, बड़े हथियार देता है। जैसा अभी अमेरिका ने यूक्रेन के लोगों को हथियार दिया, लेकिन यूक्रेन के लोग जो है जैसे डर गए हों। उनका राष्ट्रपति तो लड़ रहा है, बोल रहा है बेचारा, हम अकेले पड़ गए हैं। जैसे आपके अफगानिस्तान के तालिबान 70,000 की संख्या में कभी ये नहीं कर हम अकेले पड़ गए हैं। पूरा गनी के 1.5 लाख सैनिकों को मार के भगा दिया। वो सैनिक पिघल गए। सैनिक सब तो घूस पर, पैसे पर जी रहे थे। अमेरिका का 4 या 5 ट्रिलियन डॉलर लेकर के आनंद ले रहे थे। गनी अपना पैसा लेकर के सब लूट के भाग गए सब। लेकिन आज जो यूक्रेन में जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें ये नहीं कोई मतलब, दोनों से समानांतर अगर आप करने की कोशिश करें अफगानिस्तान और यूक्रेन से,
अफगानिस्तान पर जिस तरह से सोवियत यूनियन ने अटैक किया और यूक्रेन पर जिस तरह से भी पुतिन ने हमला किया। पुतिन का हमला यूक्रेन में जिस संदर्भ में होता है, पुतिन का अगर आप लोग स्पीच पढ़िए, 3 या 4 दिन पहले रशियन भाषा में उन्होंने स्पीच दिया है और उस स्पीच में 1 घंटे के स्पीच में उनका मेन कहना था कि जब सोवियत यूनियन बना और जब सोवियत यूनियन का जब अवसान हुआ तो मुख्य रूप से हम जो रशियन फेडरेशन थे, हमने सोवियत यूनियन के बिहाफ पर जो हम लोगों को लोन वगैरह जो लिए थे वो सब की भरपाई मैंने किया, हमारे देश ने किया, रशियन फेडरेशन ने किया और लाभ बाकी लोग लिए, यूक्रेन वगैरह के लोग तमाम लोग लाभ लिए और जब पैसा कमाने लगे तो एक पैसा भी हमें नहीं दिए। और आज ये स्थिति ये आ रही कि ये जो है वो नाटो देशों के सदस्य बन रहे हैं। पुतिन ने कहा कि नहीं, हम अपने पुराने जो हमारा इंपायर है, वो तो यहां तक बोल दिया कि जो हमारा जार के समय का जो इंपायर है और हमारा जो सोवियत यूनियन के समय का जो हमारा इंपायर है वो सब हम प्राप्त कर लेंगे, ले लेंगे हम। और उसके ले लेने के प्रयास में सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में जो बहस हुई है, अभी कल निंदा प्रस्ताव किया, उसको उसने वीटो कर दिया। चाइना, इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात जो है बाइकआउट किए वहां के इलेक्शन को। ये सिनेरियो जो मैं दिखा रहा हूं कि कैसे फंडामेंटलिज्म राइज करता है और साथ ही साथ सोवियत यूनियन का अवसान होना और उस 91 के अवसान के बाद खास तौर से रशियन फेडरेशन के लोग, रशिया के लोगों ने, उनके मन में जो भाव उभर करके आया, पुतिन जो उनका एक डेमोक्रेटिक नेता है उसके मन में आया कि भाई हमारे यही सब इलाके हमारे थे, चाहे वो क्रीमिया का इलाका हो, चाहे आपके जो है जो तमाम बाल्टिक के जो रिपब्लिक्स हैं वो सब हों, वो सभी के सभी हमारे इलाके थे। हमारे साथ तुर्कमेनिस्तान था, हमारे साथ जो है कजाकिस्तान था, हमारे साथ और तमाम जो थे ये सब हमारे लोग थे। अब हमने किन्हीं परिस्थितियों में रिपब्लिक होकर आजाद हो गए, तो आजाद होइए लेकिन हमारे दुश्मन से हाथ मत मिला लीजिए। तो ये परिप्रेक्ष्य भी आपको जो है थोड़ा जानना पड़ेगा कि भारत के संदर्भ में जो 90 के दशक में किस तरह से एक खास किस्म के आतंकवाद और सांप्रदायिकता और ये सभी चीजें बहुत घोर ढंग से उभर करके आती है। ये पूरी की पूरी परिस्थिति भारत के लिए ठीक नहीं है। हेलो सर। हाँ बताइए सर, जो भी हो लेकिन पुतिन को ये सोचना चाहिए कि वार एक विकल्प नहीं है। वार आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी देश पे वार कर, मतलब युद्ध कर छेड़ दें, किसी देश पे बमबारी स्टार्ट कर दें। और रही बात की, अब आप जो है वो लंका के चाय के दुकान पर बैठकर अपना बोल लीजिए ऐसे, जब आप पुतिन की कुर्सी पर बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पुतिन की क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से जो ये मेरे किस्म के नाटो के देश हैं, जो उसके तमाम पुराने जो उसके रिपब्लिक्स हैं, उनमें किस तरह से धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बुर्जुआ ढंग से अपना उन लोगों को कब्जा कर ले रहे हैं। तो सोवियत जो रशिया, हम बोल रहे हैं फिर बोलिए, रशियन फेडरेशन की चिंताओं को सोचिएगा। युद्ध नहीं विकल्प है, कई बार युद्ध विकल्प होता है। अगर युद्ध नहीं विकल्प है तो आप चुपचाप पड़े रहिए, आपके तमाम इलाके आपसे छीन लिए जाएंगे। आप बताइए सर, बोलिए। हाँ सर, मैं एक्चुअली युद्ध क्रांतियों को भी जन्म देते हैं और युद्ध एक मतलब परिवर्तन के लिए भी, मतलब हमें लगता है युद्ध सहायक होते हैं, बट अगर बातचीत से हल हो जाए तो क्यों हम युद्ध करें। और इसमें तो ठीक ही बात है, वो तो बोला ही वहां का यूक्रेन का राष्ट्रपति बोला। यूक्रेन के किस घमंड में थे। यस सर, घमंड तो है, लड़ेंगे, हम लोग लड़के रहेंगे। अरे अब आपकी स्थिति है कोई आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। जो बाइडेन वगैरह जो आपके साथ खड़े थे वो सब जिस तरह का चेहरा लेकर खड़े हुए, जर्मनी के लोग जिस तरह से आपके साथ खड़े हुए, वो फ्रांस जो है जो 10 दिन में हिटलर ने उसे हरा दिया था, वो अपने न्यूक्लियर वेपन की धमकी दिया है कल परसों में। क्या हैसियत है। तो ये जो पुराने सोवियत थे, जो सोवियतिज्म के चलते ड्राइव किए थे, सोवियतिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ी एक गलत बातों के साथ ही साथ कुछ गलत बातें भी थी। स्टालिन की गलत बातें थी, लेनिन के समय की भी कुछ गलत बातें,
ब्रेजनेव के समय के, उसके पहले खुर्शियव के समय के, वो सबका एक अलग इतिहास आप लोग पढ़े हैं। लेकिन उन सब परिप्रेक्ष्य में 100% एजुकेशन भी तो दिया था कम्युनिस्ट सिस्टम ने अपने, और फिर स्पेस रिसर्च में अमेरिका को पछाड़ दिया था। यूरी गैगारिन हो चाहे स्पुतनिक हो, बहुत आगे बढ़ रहे थे। और उनके देश में एक खास किस्म के नौकरशाही की भ्रष्टाचार आया, जो तमाम लोग कहते हैं। फिर स्टालिन जैसा व्यक्ति गुलाग, आर्कीपेलाग, तमाम जगहों में पूरे 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 साइबेरिया में जेल बना दिया था। पर इसके अलावा जब आप रशिया का माइंड, जो कि पुतिन का स्पीच आप देखिएगा, अंग्रेजी में उसका अनुवाद हम तो सुन रहे थे, कितने भाव से बड़े गंभीर होकर के उसने कहा। युद्ध के 3 दिन पहले 4 दिन पहले की उसकी स्पीच है। तो बहरहाल आप कहिए, हम अपनी बात को आप पर थोप नहीं रहे हैं। अब सर मेरी बात है यस सर, ये मेरी बात है कि सर 2 सालों से बात रूस बोल रहा था कि आप थोड़ा समझो, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्र प्रधानमंत्री मान नहीं रहे थे। और सर ये कह रहे थे कि जैसे कि आपका क्या मतलब आर्गुमेंट है इस युद्ध पे, जैसे कि क्या ये मतलब सही है कि अगर कि वक्त का डिमांड है कि ये चीजें होंगी अगर जब तक जैसे देखिए कि हम लोगों का जो है जम्मू कश्मीर जो है, महाराजा गुलाब सिंह ने 60 लाख रुपए में खरीदा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको महाराजा रणजीत सिंह से लिया, रणजीत सिंह से लेकर के गुलाब सिंह को बेच दिया 60 लाख रुपए में 1853-54 में। गुलाब सिंह का वंशज हरि सिंह हमारे देश को दे दिया। अब जब वो हमारा कश्मीर है दे दिया हमको, जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से हो गया, हमारा एक इलाका अभी भी पाकिस्तान कब्जा करके पड़ा हुआ है। हमने पाकिस्तान को सन 71 के युद्ध में इतना बुरी तरह से हरा दिया, उसका 2 टुकड़े कर दिया। हमारी सेनाएं उनके लाहौर से कई दूर तक चली गई। उसके समझौते में इंदिरा गांधी ने 72 के समझौते में शिमला कांग्रेस में बिना बात का सब लौटा दिया। 90,000 सैनिक उनके इंडिया में सरेंडर किए हुए थे, 5-6 महीने उनको बैठा के खिलाया। एक बार भी इंदिरा गांधी या इनके लोगों की तरफ से ये बात आती पुतिन की तरफ से कि भैया देखिए वो जो हमारा हरि सिंह का जो दिया हुआ इलाका उसको पहले खाली करो, तब हम अपने 90,000 सैनिक तुम्हारे लौटाएंगे। वो एक खास किस्म से उसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए होता है। आपको अगर एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर आप बन गए, एक बड़े आदमी की आप बेटी थे, ठीक है, मैं इंदिरा की बहुत घनघोर निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सब ऐसे मौके थे जिस पर पाकिस्तान से ये कहा जा सकता था। अभी पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, वो अलग होना चाहता है, तमाम लड़ाइयां चल रही हैं। बलूचिस्तान तो आजादी के समय भारत से मिलना चाहता था। आप देखिए वहां के डॉक्टर खान वगैरह थे, लेकिन एक पाकिस्तान की आइडिया इतनी प्रचलित हुई कि वो नहीं हो पाई, लेकिन आज वो लोग अलग चाह रहे हैं। ऐसे सब परिप्रेक्ष्य को भारत के संदर्भ से जब आप देखेंगे तो आपको पुतिन का वो स्टेप अच्छा लगेगा कि ये जो उनके देश में यूक्रेन है जो कितना एडवांस है। सोचिए जो ट्रेनिंग उनको लेनिन और स्टालिन ने दिया या खुर्शियव ब्रेजनेव ने दिया कि आज वो भारत के 40,000 मेडिकल के बच्चे पढ़ रहे हैं, दिखने में सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे हिंदू मुसलमान बच्चे। और हिंदुस्तान का जरा देखिए शिक्षा व्यवस्था कैसी रद्दी है। इतने मेडिकल कॉलेज खुलवा रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलवा रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं यूक्रेन पढ़ने के लिए। तो यूक्रेन में बेटर एजुकेशन है, यूक्रेन ने अपने समाज को बेटर किया है। अब यूक्रेन के जो लीडरशिप थी उसको हमारे समझ से पुतिन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए था कि आप डरिए मत, या आप किसी तरह से मत फील करिए कि हम जाके नाटो के सदस्य होंगे, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम देंगे। जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसमें हर देश की कुछ उनके भय हैं, कुछ उनकी शंकाएं हैं। उस भय और शंका के वातावरण में खास तौर से रशियन फेडरेशन की, जिसके की डेमोक्रेटिक नेता पुतिन है, उनके भी कुछ भय हैं। जिस तरह से अमेरिका ने पूरे विश्व में खून बहाए हैं, अनंत खून बहाए हैं। यस अमेरिका का पूरा इतिहास पढ़ेंगे आप तो लगेगा कि ये तो खून बहाने का ही इसका ये आज बहुत बड़ी सीधी बिल्ली बना हुआ है। तो उसमें सोवियत ये आपके पुतिन ने कहा कि भाई आपका जो व्यवहार है, आप जिस तरह से लिंकेज बनाए हुए हैं और ये तमाम जो आपके नाटो देश हैं ये सब आपको मान्यता दे रहे हैं, हमारी पूरी तेल की पूरी पाइपलाइन आपके थ्रू यूरोप में जा रही है,
और अगर आप कल उनके सदस्य हो जाओगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी, जिसकी तमाम कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट उनके पास थी। तो मतलब मेरा यही सोचना है कि पुतिन के साथ और उनके जो राष्ट्रपति हैं आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति को थोड़ा और डिप्लोमेट होकर के पुतिन के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए थी। जैसे एक जमाने में सिक्किम के लोग जो थे उनके राजा को छोड़ करके हम लोगों से मिल गए, परमानेंट मिल गए, जिस पर आज भी कई देश के लोग कहते हैं कि मिला लिए। अरे हम जबरी कहाँ मिलाए? सिक्किम के लोगों ने कहा नहीं, हम राजा के अधीन उनके नहीं रहेंगे, हम अपना स्वतंत्र होकर ज्वाइन करेंगे। उसी तरह से वहां के लोग एक समय में सोवियतिज्म के पार्ट होकर के डेवलप तो किए ही, बहुत डेवलप किए। इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज है उनके यहाँ कि भारत जैसे देश बड़े घमंड के साथ कहते हैं कि हम बड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाए हैं, ये बनाए हैं, वो बनाए। उनके देश के बच्चे 40,000 जाके वहां पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल हम युद्ध को कोई बहुत प्यार नहीं कर रहे हैं कि बड़ा युद्ध अच्छा है, लेकिन इस बात को भी हम आपके सामने कहना चाहेंगे कि किस तरह से पुतिन की जो शंकाएं हैं, जो उनके मन में जो भय का वातावरण है कि भाई किस तरह से अमेरिका को इतने लंबे समय तक फार्मोसा में एक पैरेलल सरकार बनाए हुए हैं चीन के बगल में। चियांग काई शेक भाग करके गया वहां पर, और आज अगर अमेरिका की बैकिंग न हो तो छोटा सा द्वीप, हम नहीं कह रहे हैं कि उसकी स्वतंत्रता जो हम खत्म करके चाइना में मिला लिया जाए। किस तरह से पूरे विश्व में खास तौर से अमेरिका के मल्टीनेशनल कंपनियों के जो इंटरेस्ट हैं, उनके माध्यम से अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी, जो खास तौर से उनके युद्ध के सामान कितने अधिक बिके, जिस तरह से उन्होंने इराक को ध्वस्त किया, खाड़ी के युद्ध जिस तरह से हुए, उन सबको जब ध्यान में देंगे तो उसमें खास तौर से आपको पुतिन को पूरा परिप्रेक्ष्य जब देखेंगे कि पुतिन का देश कर्जे में डूबा, सोवियतिज्म की जितनी लाइबिलिटी थी, जैसे जर्मनी की पूरी लाइबिलिटी जो वर्साई की संधि के बाद में थी, जर्मनी यूनाइट होकर के 2012 में जाकर कई टन सोना लौटाता है, उसी तरह से पूरी सोवियतिज्म की लाइबिलिटी को रशियन फेडरेशन लौटाता है। यही बात बोलता है पुतिन की हमने पैसे लौटाए, हम कर्ज लिए, सबके बिहाफ पर हमने, जैसे कोई घर का बड़ा भाई बोल रहा हो कि सब हमने किया। अब ये जाकर के जो है एक खास किस्म के नाजीवाद शब्द का भी प्रयोग किया है पुतिन ने, कहा कि ये जो यूक्रेन के लोग नाजीवाद का प्रयोग कर रहे हैं, खास किस्म के राष्ट्रवाद का प्रयोग कर रहे हैं। बोलिए। हाँ सर, हाँ सर। तो सर ये कह रहे थे कि भारत की जो विदेश नीति है उस पे कल चर्चा करते हैं, क्योंकि आज तो टाइम नहीं है। आप तो विदेश नीति ही बचा हुआ है कि कैसे जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत गुप्त रूप से लेटर लिखना पड़ा कनेडी को कि भैया हमारे यहाँ सेना भेजिए, ये चीन तो हमारे यहाँ तेजपुर तक चढ़ के आ गया है। और वो लेटर आज तक भारत सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है। CIA ने जब वो लेटर पब्लिश किया तब इंडिया को पता चला कि जवाहरलाल जी जो नॉन अलाइंड के बड़े बड़े हीरो बन रहे थे पूरे विश्व में, कैसे उनको जो है मजबूर होकर के लिखना पड़ा। मैं जवाहरलाल की बहुत घनघोर निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि रियल पॉलिटिक्स में नहीं खड़े थे। जैसे आज हमारे देश में, आज हमारा देश एक रियल पॉलिटिक्स में खड़ा है। हमारा प्रधानमंत्री बात किया, पुतिन से बात किया, जो भी बात किया हो, चाइना का राष्ट्रपति किया, उससे एक दो लोगों ने बात किया, फिर जैसे भी उनकी बात हुई होगी उसकी डिटेल हमको नहीं पता है। लेकिन एक जमाने में बड़े आदर्श को ही आप रख करके फॉरेन पॉलिसी का निर्माण कर रहे थे। बहरहाल इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। सर तो सर लास्ट सवाल है, बताइए। सर बीपी सिंह जो कि सोशल जस्टिस के बहुत बड़े हिमायती थे और वो एकदम सकारात्मक कार्रवाई करते थे अम्बेडकर की तरह। सर मेरा ये कहना है कि आप उनको क्यों नहीं आप बोले कि हम कुछ लोग मानते होंगे अपना मसीहा, बट हम उनको नहीं मानते हैं। आप क्यों नहीं? हम तो उनको कभी मसीहा नहीं मानते। हम उनको बस यही देखते हैं कि इंदिरा गांधी का बैग ढोने वाला चपरासी की तरह से घूमते थे उस परिवार के। इलाहाबाद के रहने वाले एक छोटे जमींदार थे और इलाहाबाद के जो ये परिवार था जवाहरलाल नेहरू परिवार, उसके चपरासी की तरह से थे। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से पूरी बात सुन लो। जवाहरलाल अपने जो क्या नाम है राजीव गांधी से लड़ करके वो जाकर के बोफोर्स का मामला उठा करके बहुत बड़े हीरो बन गए। हीरो बने तो उसके बाद हम कह रहे हैं इतने दिन तक कांग्रेस में थे, एक बार तो बैकवर्ड क्लास का बात उठाए चरण सिंह की तरफ से।
क्या तुम चरण सिंह हो जाओगे? क्या तुम बीपी मंडल हो जाओगे? मंडल जो मंडल कमीशन बनाया था जनता पार्टी ने, तुम Yes. सत्ता में बने रहने के लिए एक खास ढंग से लागू किए, ठीक किए, 27% का रिजर्वेशन लगा दिए, ठीक किए। कितने लोग मारे गए, जमींदारी अबालिश हुई, क्या आत्मदाह हुआ था? सन 50 में जमींदारी अबालिश होकर के बहुत सी जमीनें लोगों को ले ली गई, कुछ नहीं भी ली गई। लेकिन ये अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए जिस घिनौने तरीके से कानून पारित किया, उसको बातचीत करके ढंग से कि आप 1990 का पीरियड आप देखिए, कितने बच्चों ने आत्महत्या किया है, अग्नि जलाया है। आज नहीं कोई जला रहा है। समझा के ना कोई चीज होती है कि आप पता लगा आपको सत्ता में रहना है, देवीलाल को इनको प्रभावित करना है, बैकवर्ड क्लास को प्रभावित करना है, तो आप तो बैकवर्ड क्लास के हैं नहीं, आप तो हिंदुस्तान के एक खास किस्म के सम्राट क्लास के हैं, सम्राट वर्ग के हैं। आप आज जो है बड़े भारी बैकवर्ड क्लास के पिछलग्गू बन गए। आपने कह दिया, आपके लोगों ने कहा राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। राजा नहीं फकीर है आप। सर जमींदारी उन्मूलन सर वो अलग मैटर था, वो जमीन को लेके था। हम कह रहे जमींदारी अबॉलिशन भी बहुत बड़ा कदम था, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपके। जमींदार लोगों ने कितना नातियों के नाम अपना जमीन कर दिया, तो सर वो जब नाम हो गया जमीन, तो उसको आदमी कैसे उसको ले सकते? जमींदारी तो उन्मूलन सही से हुआ ही नहीं देश में अभी तक। हाँ, तुम्हारे समझ से नहीं हुआ, तुमसे और कम्युनिस्टों से और नक्सलाइटों को कहीं जमींदारी अबॉलिशन नहीं हुआ है। तमाम हम तो गांव के रहने वाले हैं, तुम सोनभद्र के रहने वाले, तुम्हें दिखता नहीं होगा। हमने तो देखा हमारे गांव में तमाम बगल में जगहों पर लोग चंदौली गांव में 500 बीघा काश्तकार है यहाँ। हाँ, तो होंगे, कुछ बच गए होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों की जमीन चली गई। ऐसा नहीं कहा जाए कि नहीं जाएगी। और जहां नहीं गई वहां पर नक्सलाइट आंदोलन खड़ा हुआ, बंगाल में नहीं गई, कम्युनिस्ट आंदोलन खड़ा हुआ। ठीक है बेटा, तो फिर रख रहे हैं, जैसा होगा फिर बात सर। हाँ बताइए। हाँ सर, मुझे एक शिकायत है कि वो जब आप क्वेश्चन पूछने के लिए कह रहे थे तो पूछ ही नहीं रहे हैं, क्लास खत्म हो रहा है तो क्वेश्चन उठा रहे हैं। नई क्लास चल रहा है, बताइए जी। हाँ बोलिए। सर, आप जब बोल रहे थे क्लास में कि क्वेश्चन पूछिए तो नहीं पूछ रहे, जब टाइम खत्म हो गया तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन रहे? अच्छा ठीक है बेटा, अब हम आप सभी लोगों से निवेदन करके आपसे छुट्टी ले रहे हैं, और फिर कोई बात होगी आप लोग व्हाट्सएप पर बात करिएगा। ये लेक्चर पूरा का पूरा यूट्यूब पर रहेगा, उसको देखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की बात करने के लिए। थैंक यू सर।